हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। सो एज यू नो, हमारी यहाँ पर सीरीज चल रही है जिसमें आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस देखने को मिलती है। आज है हमारा डे 3 ऑफ पॉलिटी। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। एज यू नो, हमारे टारगेट क्वेश्चंस थे, उन्हीं टारगेट क्वेश्चंस को आज हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन था, इट वाज रिलेटेड टू आर्टिकल 21। सो इट हैज इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस रिफ्लेक्टिंग इट्स रिस्पॉन्सिवनेस टू द इवॉल्विंग सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंटेक्स्ट ऑफ द नेशन। डिस्कस। सो इट वाज एन 8 मार्क क्वेश्चन। सो बेसिकली व्हाट यू नीड टू डू, यहाँ पर आर्टिकल 21 से ही स्टार्टिंग करनी है। एज यू नो, आर्टिकल 21 इज वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक फंडामेंटल राइट्स दैट वी हैव। सबसे ज्यादा डायनेमिसिटी अगर देखने को मिलती है तो आर्टिकल 21 में ही देखने को मिलती है। तो स्टार्टिंग भी आपको वहीं से करनी है। सो इंट्रोडक्शन में आप देख सकते हैं आर्टिकल 21 जस्ट अ सेकंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स, सो नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ना प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के साथ साथ हम यहाँ पर जुडिशियल इनोवेशन विच इज नोन एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी देखते हैं। तो आपको सिंपल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स बतानी है कि कौन कौन से ऐसे जुडिशियल लैंडमार्क केसेस हुए हैं जहां पर आर्टिकल 21 को इवॉल्व करवाया गया है। क्लैरिटी है। सो आप देख सकते हैं, सबसे पहले ओल्गा टेलिस वर्सेस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, यहां पर राइट टू लाइवलीहुड की बात की गई थी। ऐसी हुसैनारा खातून, बहुत ही फेमस केस है, वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, राइट टू स्पीडी ट्रायल के बारे में बात करी गई है। यूपी आवास विकास परिषद वर्सेस फ्रेंड्स कोऑपरेशन, आपको राइट टू शेल्टर देखने को मिलता है। एमसी मेहता, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू लिव इन अ हेल्दी इन्वायरमेंट। ऐसे आपको देखने को मिलता है मेनका गांधी, जो कि लैंडमार्क केस कहा जाता है। इट इज इमर्जेंस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इससे हमारी जो सोसाइटी है वो बिल्कुल चेंज कर गई है ना। तो सोशियो कल्चरल इंपैक्ट भी आपको देखने को मिलता है। सो इट इज सोशियो इकोनॉमिक एज वेल एज कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में आपको एवोल्यूशन देखने को मिलती है। तो आप यहाँ पर इन केस लॉस की मदद लेके आप इवेंचुअली कह सकते हैं कि हमारी सोसाइटी को एक बेहतर प्लेस बनाने के लिए जो आर्टिकल 21 है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। स्पेशली 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एजुकेशन को भी किसका पार्ट बनाया था, आर्टिकल 21 का। लेकिन बाद में आपको देखने को मिलता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आर्टिकल 21A ऐड किया, जिसमें आपको राइट टू एजुकेशन पार्ट देखने को मिला है ना। सो इसीलिए ये क्या है, ये सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के लिए जो आर्टिकल 21 है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बेसिकली आपको ऐसे ही ब्रीफ करना है, आर्टिकल 21 से स्टार्ट करना है एंड इवेंचुअली आप यहाँ पर इसको आराम से कंक्लूड कर सकते हैं। नाउ जस्टिस जैसे केएस पुट्टस्वामी केस देखने को मिलता है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर राइट टू प्राइवेसी की बात की गई है। राइट, क्लैरिटी है। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन द पैसेज ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव बिल। डिफरेंसेस क्या क्या हैं, आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल क्वेश्चन है। सो बेसिकली आप देख सकते हैं, जो बिल है इट इज प्रपोज्ड लेजिस्लेशन एंड बिकम्स अ लॉ व्हेन इट इज असेंटेड टू बाय द प्रेसिडेंट। जैसे ही उसको असेंट मिल जाता है प्रेसिडेंट का, वो क्या बन जाता है, वो जो लॉ है वो एक एक्ट बन जाता है ना। मेन डिफरेंस क्या है, सबसे पहला, अ लेजिस्लेटिव बिल कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए क्या चाहिए, आपको स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। और अगर आप फेडरल प्रोविजंस को चेंज करना चाहते हैं, आपको स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द रैटिफिकेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर चाहिए। सो इसलिए यहां पर सबसे पहला डिफरेंस देखने को मिलता है, ओनली पार्लियामेंट एंड नॉट स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉम्पिटेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। सेकेंड डिफरेंस आपको क्या देखने को मिलता है, अगर हम ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन की बात करते हैं तो वो स्टेट लेजिस्लेचर भी पास कर सकता है, ला सकता है, और पार्लियामेंट भी ला सकता है। ऑन द अदर हैंड जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हक किसका है, इट इज ओनली एंड ओनली लाइज विद द पार्लियामेंट। स्टेट लेजिस्लेचर यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकती है। ठीक है जी। सो दिस इज द सेकेंड डिफरेंस। थर्ड, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग ना। अगर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है तो हमें आर्टिकल 108 के तहत जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन देखने को मिलता है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो यहां पर कोई भी जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती है। इट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ठीक है। नाउ प्रेसिडेंट कैन नॉट विद होल्ड हिज असेंट और रिटर्न टू द पार्लियामेंट। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो उसको असेंट देना ही देना पड़ेगा, यहां पर उसके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन अगर ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है, या तो वो असेंट दे, या फिर विद होल्ड कर ले, या फिर रिकंसिडरेशन के लिए भी भेजा जा सकता है, जिसको सस्पेंसिव वीटो कहा जाता है। तो उसके पास वीटो पावर्स एग्जिस्ट करती हैं ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के लिए। लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है तो उसके पास कोई पावर्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं, उसको असेंट देना ही पड़ेगा। क्लैरिटी है। ठीक है। सो दीज आर दी मेजर डिफरेंसेस। अगेन यू कैन एक्सप्लेन, यहाँ पर आप आर्टिकल नंबर्स यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे कि आप ये क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है। आई होप आपको एक ब्रीफ मिल गया है कि कैसे आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, विच इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर इज वेग एंड अगेंस्ट द स्टेट्स इंटरेस्ट समटाइम्स. इट शोज द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी इन द इंडियन फेडरल सिस्टम. डिस्कस. ना एज यू नो, अगर हम गवर्नर की बात करते हैं, ना ही वो डायरेक्टली इलेक्टेड है ना ही इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, सीधा नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा. और प्रेसिडेंट तो डिस्क्रिशनरी पावर्स भी नहीं है उसके पास. वो किस पे एक्ट करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे एक्ट करता है. तो बेसिकली ये कहा गया है कि जो गवर्नर का ऑफिस है ना, वो हमेशा आपको कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिलता है. किसके साथ? सीएम के साथ. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसको नॉमिनेट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा. तो सेंट्रल टेंडेंसीज है. रादर गवर्नर के ऑफिस को कहा जाता है ही इज नोन एज अ एजेंट ऑफ द पार्लियामेंट. सो बेसिकली एजेंट ऑफ द सेंटर कहा जाता है. तो यहाँ पर आपको डिस्प्यूट्स अराइज होते हुए दिखते हैं. आपको बेसिकली एग्जाम्पल्स के साथ समझाना है कि कैसे गवर्नर हमेशा ही इन कॉन्फ्लिक्ट रहता है विद द सीएम एंड यहाँ पर सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज आपको ज्यादा देखने को मिलती हैं. सो आप देख सकते हैं discretionary powers of the governor fall under two main categories, which are constitutional discretion as mentioned in the Indian Constitution and situational discretion. इसके पास constitutional discretion भी है और situational discretion भी है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिलता है इसमें centralizing tendencies हैं. राइट तो आप देख सकते हैं द प्राइमरी गोल ऑफ ग्रांटिंग सच डिस्क्रिशन टू द गवर्नर इज टू एंश्योर द मेंटेनेंस ऑफ जस्टिस एंड ऑर्डर. सो आपको यहाँ पर आर्टिकल नंबर 200, 356, 167 देखने को मिलता है. ऐसे ही अगर हम सिचुएशनल डिस्क्रिशन की बात करते हैं तो अगर यहाँ पर कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पाई है तो इवेंचुअली इसके पास डिस्क्रिशन है. किसकी डिस्क्रिशन है? वो डिसाइड कर सकता है कि सीएम कौन होगा. ठीक है. रीजंस फॉर कंसीडरिंग द डिस्क्रिशनरी पावर्स आर वेग. फॉर एग्जाम्पल जो आर्टिकल 200 है डिड नॉट प्रिस्क्राइब अ टाइम लिमिट टू एक्ट अपॉन द बिल्स. भाई क्या टाइम पीरियड होना चाहिए? किस टाइम पीरियड में आपको वो बिल को पास करना है? 6 months, 8 months, 1 year, कोई टाइम लिमिट नहीं है. तो बेसिकली 200 में आपको एक वेगनेस देखने को मिलती है कि गवर्नर को यहाँ पर ज्यादा पावर्स दे दी गई हैं. ठीक है. अगेंस्ट द स्टेट इंटरेस्ट, जैसे टसल्स बिटवीन गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स. रादर आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी कोट कर सकते हैं. तमिलनाडु का एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं. महाराष्ट्र का यहाँ पर जो गवर्नमेंट्स हैं उसको आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के साथ. ऐसे ही रीजंस फॉर डिस्क्रिशनरी पावर्स सीन एज सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज. यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलती है? सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज देखने को मिलती है. एंड इवन जब हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन में क्या देखने को मिलता है? आपको प्रेसिडेंट यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्ट करता हुआ दिखता है, क्योंकि बहुत से ऐसे लॉज हैं जो गवर्नर किसके लिए रिजर्व कर सकता है? प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकता है. तो अगेन यहाँ पर भी आपको सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज देखने को मिलती है. क्लैरिटी है? सो ये आपको 3 क्वेश्चंस डिस्कस करते हुए मिले एंड इवेंचुअली तीनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 21 पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ऐसे गवर्नर और क्योंकि हमेशा ही आपको कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिलता है गवर्नर वर्सेस सीएम, सो वहां से भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं. क्लैरिटी है ना? नेक्स्ट डे के लिए, डे 4 के लिए आपको टारगेट क्वेश्चंस दे रखे हैं. द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट काउंसिल possesses the potential to rejuvenate the federal system of India. In the light of the given statement, critically examine the institution of ISC. It is a 12-marker question. Directive principles of state policy have demonstrated that Indian constitution has the ability to evolve with the changing socio-economic circumstances. Elucidate. Third है, examine the recent instances of judicial activism and judicial overreach in India and evaluate their impact on the functioning of the government and the judiciary. Again, it is a 12-marker question. देखिए बड़े क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप 8-marker क्वेश्चंस इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पर 3 टॉपिक्स हैं. एक ISS से रिलेटेड है, दूसरा DPSP से रिलेटेड है और तीसरा आपको देखने को मिलता है जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच. अगेन काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं ये जो आपके टॉपिक्स हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. वी विल डिस्कस 1 by 1. आप इन क्वेश्चंस को सबमिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे. सो वेबसाइट का आपको लिंक दे रखा है, यहाँ पर आप क्वेश्चन सबमिट कर सकते हैं. यहाँ पर आपकी इवैल्यूएशन भी करवाई जाएगी. सो आप इन 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं. देन वील डिस्कस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है जी. सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस दैट वी हैव डिस्कस्ड. आई होप यू लाइक द लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.